हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कुमार फ्रॉम जयपुर। तो विद्युत रसायन का जो चैप्टर था अपना, उसमें अपन ने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव। उसके आगे अपन देखेंगे कि जो विद्युत रासायनिक सेल थे उनको अपन क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। तो यहाँ पे अपना जो टॉपिक होगा आज का वो होगा गैल्वेनिक सेल का प्रदर्शन, मतलब किसी भी गैल्वेनिक सेल जो उसको प्रदर्शित किस प्रकार किया जा सकता है। ठीक है, उससे पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, जो कि मैं पहले भी कह रहा था आपको, कि वीडियो जो है उसको आप कंप्लीट देखें, जिससे कि आपको जो है पूरी इंफॉर्मेशन उससे संबंधित मिले। ठीक है, और लगातार बने रहें। किसी तरह की कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले गैल्वेनिक सेल का प्रदर्शन। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं जो कि अपन ने पहले भी लिया था, जो है डेनियल सेल। कौन सा? डेनियल सेल। डेनियल सेल के लिए अपन ने कहा था कि रिएक्शन होती है Zn प्लस Cu2 प्लस, बदलेगा किसमें? Zn2 प्लस और Cu में। ठीक है, तो इस तरीके से अपने पास रिएक्शन थी। अब ये एक विद्युत रासायनिक सेल हुआ, गैल्वेनिक सेल हुआ, मतलब डेनियल सेल हुआ। डेनियल सेल जो है उसके लिए प्रदर्शन कैसे करेंगे? तो प्रदर्शन का जो तरीका है वो है कि सबसे पहले दो समांतर लाइनें क्या है, दो समांतर लाइनें जो है वो किसको प्रदर्शित करती हैं? तो दो समांतर लाइनें जो है प्रदर्शित करती हैं लवण सेतु को। किसको? लवण सेतु को। किसको प्रदर्शित करती है? लवण सेतु को। और लवण सेतु के इस तरफ जो है ना अपन लिखेंगे एनोड अर्ध अभिक्रिया। क्या लिखेंगे? एनोड अर्ध अभिक्रिया। और इस तरफ लिखेंगे कैथोड अर्ध अभिक्रिया। क्या लिखेंगे? कैथोड अर्ध अभिक्रिया। ठीक है, क्या करना है आपको? किसी भी सेल का प्रदर्शन करते टाइम पे करना क्या पड़ेगा आपको? दो समांतर लाइनें आप खींच दो। दो समांतर लाइनें जो है वो किसकी होगी? लवण सेतु के लिए। उसके बाद में लवण सेतु के लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या करना है आपको? एनोड की अर्ध अभिक्रिया लिखनी है और राइट हैंड साइड में कैथोड की अर्ध अभिक्रिया लिखनी है। इसमें जिस तरीके से परिवर्तन हो रहा है उसके अनुसार लिखेंगे। जैसे एनोड में लिखेंगे धातु आयन में परिवर्तित हो रहा है, कैथोड में लिखेंगे धातु आयन धातु में परिवर्तित हो रहा है। मतलब इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि धातु जो है ना, धातु वो इसमें किसमें चेंज हो रहा है? धातु आयन में। और इसमें है ना, इसमें धातु आयन जो है, धातु आयन जो है किसमें बदल रहा है? धातु में। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास इसका रिप्रेजेंटेशन, प्रदर्शन। तो फिर बता रहा हूं, दो समांतर लाइनें लवण सेतु, इसके इधर एनोड अर्ध अभिक्रिया, इसके इधर कैथोड अर्ध अभिक्रिया। अंतिम जो काम करना होता है वो कौन सा करना होता है? यहां से लेकर यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ। मतलब एनोड से कैथोड की तरफ या कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ, उसको आप यहाँ पे लिख दो। तो ये अपने पास है गैल्वेनिक सेल का प्रदर्शन। अब डेनियल सेल के लिए इसी नियम को लगाते हुए अपन इसको सोल्व करते हैं। जैसे सबसे पहले अपने पास कौन है? जिंक। किसमें चेंज हो रहा है? Zn2 प्लस में। दो समांतर लाइन Cu2 प्लस किसमें चेंज हो रहा है? Cu में। और यहां से लेकर यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन का। तो ये हुआ अपने पास इस गैल्वेनिक सेल है उसका प्रदर्शन। आप इसको और सही करना चाहो तो यहाँ पर इनकी अवस्थाएं भी लिख सकते हो कि Zn जो है वो कौन सी अवस्था में? ठोस अवस्था में। आयन बन गए तो एक्वस, आयन बन गए तो एक्वस, और कॉपर जो है वो कौन सी अवस्था में? ठोस अवस्था में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज याद रखने वाली जो है वो है कि अगर यहाँ पर इनकी धातु या धातु आयन की संख्या एक से अधिक होती, धातु या धातु आयन की संख्या एक से अधिक होती, तो उस स्थिति में अपन यहाँ पर उस संख्या को नहीं लिखेंगे, संख्या को नहीं लिखेंगे। जैसे ये तो फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। सेकंड एग्जाम्पल देता हूं आपको इस तरीके से। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ Zn प्लस 2Ag प्लस, बदल रहा है इसके अंदर Zn2 प्लस और 2Ag में। आपसे कहा गया कि इस अभिक्रिया के लिए गैल्वेनिक सेल का प्रदर्शन करो। तो देखो जिंक जो है ना वो तो वही ठोस अवस्था में था, किसमें बदल गया? Zn2 प्लस में और एक्वस। ठीक है, फिर वही दो समांतर लाइन Ag प्लस है ना, Ag प्लस वो किसमें बदल गया? Ag प्लस कौन सी अवस्था में? एक्वस। किसमें बदला? Ag ठोस में। तो देखो यहाँ पर अपन ने संख्या ले ली है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हुआ अपने पास। ऐसे कोई भी रिएक्शन दे रखी हो ना, तो उस रिएक्शन में गैल्वेनिक सेल का प्रदर्शन। तो आज का जो अपना टॉपिक था, एक शॉर्ट टॉपिक था ये, कि गैल्वेनिक सेल का प्रदर्शन कैसे करते हैं। तो ये जो ट्रिक है, ये ट्रिक क्या बोलेंगे, ये मेथड है इसका। ये जो मेथड है आपको ध्यान रखना है कि दो समांतर लाइनें, फिर एनोड और कैथोड की अर्ध अभिक्रिया, जिस प्रकार इसको सेल में प्रदर्शित करते हैं उसी प्रकार अपन ने यहाँ पर इसको
प्रदर्शित कर दिया और n इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद में अब अपन जो टॉपिक देखेंगे वो देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोड विभव है उसका मापन किस तरीके से किया जाता है। तो अपन देखते हैं इलेक्ट्रोड विभव का मापन। तो इलेक्ट्रोड विभव के मापन के लिए किस तरीके से अपन जो है मापन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने शब्द लिख रखा है, एक जो पदार्थ है उसका नाम लिख रखा है इस तरीके से, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक का मतलब स्टैंडर्ड, हाइड्रोजन का मतलब H हो गया और इलेक्ट्रोड का मतलब E हो गया, तो इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है कि आपसे पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रोड विभव का मापन किसकी सहायता से किया जाता है। तो आप आंसर देंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से किया जाता है। कैसे किया जाता है ये अपन देखेंगे अभी, लेकिन किसकी सहायता से किया जाता है ये समझ में आ गया, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से। ठीक है। दूसरा जो है वो है कि इसके जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका मान कितना होता है। इसका जो मान है वो होता है 0 वोल्ट। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हाइड्रोजन जो है उसके इलेक्ट्रोड विभव जो है जिसको अपन मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोल रहे हैं उसका मान कितना होता है। तो उसका मान होता है 0 वोल्ट। ठीक है। उसके बाद में जब इसका अपन मापन करेंगे तो किस तरीके से मापन करते हैं, तो इसका डायग्राम है ना वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, उसको आप देखते जाइए, जिससे क्या है आपको तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है। तो एक पात्र जो है ना उसके अंदर, वैसे मैंने आपको बता दिया था पहले ही, जब भी मानक शब्द आता है ना, मानक शब्द, तो 3 चीजें आपको याद रखनी होती है। एक 298 केल्विन ताप, एक बार दाब और एक इकाई मोलरता या इकाई सांद्रता। वही नियम अपन यहाँ पर काम में लेंगे। तो देखो यहाँ पर किया क्या जाता है कि एक प्लेटिनम का तार, किसका, प्लेटिनम का तार जिसके निचले सिरे पर एक प्लेटिनम ब्लैक की एक पन्नी लगी होती है, प्लेटिनम ब्लैक की एक पन्नी लगी होती है। यह प्लेटिनम का तार, जो प्लेटिनम का तार है वो किसकी तरह काम करेगा, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की तरह। किसकी तरह, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की तरह। अभी मैं बताऊंगा कि ये जो प्लेटिनम का तार ही क्यों लिया गया, या फिर और किस धातु का लिया जा सकता है। ठीक है। इस तरीके से इसको देखें। ये इसका कंस्ट्रक्शन, यहां पर जैसे यहाँ पर इसमें एक बार दाब पर इसको प्लेटिनम के तार को जैसे आप ऊपर लेकर इस तरीके से प्रदर्शित कर देना, या साइड में इधर ही देना ऐसे। इसके ऊपर पिस्टन से एक बार दाब पर हाइड्रोजन गैस है ना उसको क्या किया जाता है, प्रवाहित कराया जाता है। एक बार दाब पर इसमें हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित कराते हैं। और इस पात्र के अंदर जो है ना, यहाँ पर ये जो पात्र है इसके अंदर जो है ना, यहाँ पर अपन इकाई सांद्रता का मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 1 कैपिटल M H प्लस, 1 कैपिटल M H प्लस। यहाँ पर भी लिख देता हूँ आपके सामने। यहाँ पर जो विलयन है वो कौन सा है, अम्लीय विलयन है, और उसकी सांद्रता जो है वो कितनी है, 1 कैपिटल M। कौन सा है, 1 कैपिटल M सांद्रता का अम्लीय विलयन यहाँ पर दिया गया है। ठीक है। तो प्लेटिनम का तार या प्लेटिनम इलेक्ट्रोड हो गया। उसके बाद में यहाँ पर हाइड्रोजन गैस को जब प्रोवाइड कराएंगे तो कोई भी गैस जो होती है ना, गैस वो किस रूप में आएगी, विलयन के अंदर बुलबुलों के रूप में। ठीक है। तो ये हुआ अपने पास SHE का डायग्राम। ठीक। पहला किसकी सहायता से मापन किया जाता है, तो ये आंसर आ जाएगा। दूसरा, इसके इलेक्ट्रोड विभव गैस का मान कितना होता है, तो 0.0 होता है। फिर डायग्राम बता दिया। अब इस डायग्राम का यूज क्या होगा, यूज तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रोड वो किसके बनाए जाते हैं और इनके ही क्यों बनाए जाते हैं। तो जब भी किसी भी इलेक्ट्रोड विभव का मापन किया जाता है तो उत्कृष्ट धातु जो होते हैं ना, उत्कृष्ट धातुओं के इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं। किसके, उत्कृष्ट धातुओं के। और उत्कृष्ट धातु कौन कौन सी होती है, प्लेटिनम और गोल्ड। उत्कृष्ट गैस नहीं बोल रहा हूं मैं, उत्कृष्ट गैस तो 18 वर्ग के तत्व होते हैं। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर उत्कृष्ट धातु। और उत्कृष्ट धातु किसको बोल रहे हैं, प्लेटिनम और गोल्ड को। किसको, प्लेटिनम और गोल्ड को। ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि प्लेटिनम और गोल्ड के ही इलेक्ट्रोड क्यों लगाए जाते हैं, तो उसका आंसर सुनिए। क्योंकि जिसमें भी उत्कृष्ट शब्द लग जाता है ना, इसका मतलब वो अक्रिय होता है। इसका मतलब ये होगा कि प्लेटिनम और गोल्ड रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं, मतलब ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन जो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है उसके लिए अपनी सतह प्रदान करते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया के लिए अपनी सतह प्रदान करते हैं। रेडॉक्स का मतलब हुआ ऑक्सीकरण और अपचयन के लिए। और जो इलेक्ट्रॉनों का और धारा का प्रवाह हो रहा है उसके लिए भी अपनी सतह प्रदान करते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास चौथे टाइप का क्वेश्चन।
पांचवें टाइप का क्वेश्चन जो है ना वो है कि इसके द्वारा मापन कैसे किया जाता होगा। तो अपने पास सूत्र जो है ना वो क्या था, सूत्र अपने पास था ई नोट सेल बराबर ई नोट फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब कैथोड माइनस एनोड। ठीक है, कैथोड जो है वो राइट साइड में था और एनोड जो है वो कौन साइड में था, लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो इसका बेसिक याद रख सकते हो ई आर और ई एल या फिर ई सी माइनस ई ए। ठीक है, ये राइट साइड में था, ये लेफ्ट साइड में था। अब देखो इन दोनों में से कैथोड और एनोड में से एक है ना, एक के रूप में अपन किसको लेते हैं, इस SHE को लेते हैं, मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लेते हैं इन दोनों में से किसी एक के लिए। जैसे फर्स्ट केस लेते हैं अपन कि हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन उसको किसके रूप में लिया जाए, एनोड के रूप में। किसके रूप में, एनोड के रूप में लिया जाए। तो इस स्थिति में अपने पास जो सूत्र आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ई नोट आर माइनस 0.0 या पहले सूत्र के रूप में लिखो, कैसे लिख सकते हो, ई नोट H प्लस किसमें चेंज हुआ, H2 में, और यहाँ पर किसी धातु को लिख देते हैं Mn प्लस किसमें चेंज हुआ, M में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना अपन ने किस तरीके से ज्ञात किया कि पहला केस अपने पास क्या हो गया, पहला केस हो गया कि हाइड्रोजन को एनोड के रूप में इस्तेमाल किया जाए। तो किसी भी सेल है ना, सेल उसका जो विभव होता है, मतलब जो सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है ना, वो ही जो है धातु के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान होगा। हाइड्रोजन और किसी धातु को मिलाया गया, दोनों को जोड़ा जा रहा है, तो इस स्थिति में हाइड्रोजन को अगर एनोड के रूप में प्रयुक्त करते हैं, हाइड्रोजन को एनोड के रूप में प्रयुक्त करते हैं, तो धातु और हाइड्रोजन से जो सेल, जो अपने पास सेल बना, उस सेल का जो विद्युत वाहक बल था या सेल विभव था, उसी के बराबर क्या आ जाएगा, धातु जो है ना उसका विभव। मतलब इस केस में अपन क्या कह सकते हैं कि जो ई सेल है, ई सेल जो है ना वो किसके बराबर आ गया, ई नोट आर, मतलब जो राइट साइड में, मतलब कैथोड जो है ना, कैथोड उसके बराबर आ गया। और कैसा मान आया, पॉजिटिव। कैसा आया, पॉजिटिव। दूसरा इसका अपोजिट कर सकते हैं कि हाइड्रोजन को किसके रूप में लिया जाता, कैथोड के रूप में लिया जाता। तो कैथोड के रूप में लिया जाता तो अपने पास तो यहाँ पर आंसर आता, ये यहाँ पे आ जाता और ये इधर, तो आंसर जो आता वो आता हमारे पास ई नोट सेल बराबर, यहाँ पर जो है ना 0 आ जाता, इसकी जगह पे 0 और यहाँ पे माइनस आता, माइनस ई नोट एल, मतलब लेफ्ट। इसका मतलब क्या हो जाता है, एनोड। तो देखो यहाँ से अपन को दो निष्कर्ष समझ में आ रहे हैं कि हाइड्रोजन को यदि एनोड के रूप में प्रयुक्त किया जाए तो जो धातु होगा, धातु मतलब दूसरा जो पदार्थ है धातु, उसके लिए ई नोट का मान पॉजिटिव आएगा। और अगर हाइड्रोजन को कैथोड के रूप में प्रयोग किया जाता है तो धातु जो है उसका मान कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इस तरीके से अपन जो है किसी भी धातु जो है ना उसके इलेक्ट्रोड विभव का मापन कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि इलेक्ट्रोड विभव जो है ना उसकी सहायता से, इलेक्ट्रोड विभव की सहायता से ऑक्सीकारक और अपचायक प्रकृति की तुलना किस प्रकार की जा सकती है। तो अब अपन देखते हैं इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर ऑक्सीकारक और अपचायक प्रकृति। तो अभी आपके सामने दो तरह के मान आए थे, एक तो आया था नेगेटिव, दूसरा आया था पॉजिटिव। जब चैप्टर में अपन ने जब पहली बार इसका उपयोग किया था तो मैंने बताया था कि इसके अंदर क्या लगा हुआ है, माइनस। और माइनस इसलिए लगा हुआ है कि जिन धातुओं के लिए या जिन तत्वों के लिए ई नोट का मान ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक, उनकी प्रकृति होती है अपचायक। कौन सी प्रकृति होती है, अपचायक। और जिनके लिए धनात्मक होता है मान, उनकी प्रकृति होती है ऑक्सीकारक। और जो अपचायक होते हैं वो अधिक क्रियाशील होते हैं, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। अपचायक जो होते हैं वो अधिक क्रियाशील होते हैं और अधिक क्रियाशील होने के कारण इनका क्या होता है, ऑक्सीकरण। और ये होते हैं कम क्रियाशील, और कम क्रियाशील होने के कारण इनका होता है अपचयन। तो यहाँ से देखो आपको सीधे समझ में आ रहा है कि ई नोट का मान बढ़ने पर कौन सा गुण बढ़ रहा है, ऑक्सीकारक, और अपचायक जो है ना वो कम हो जाएगा। तो आप ट्रिक ध्यान रखो, इसकी ट्रिक जो है वो क्या हो गई कि ई नोट का मान बढ़ने पर ऑक्सीकारक प्रकृति बढ़ती है और अपचायक प्रकृति क्या होती है, कम होती है। ऑक्सीकारक प्रकृति तो बढ़ती है और अपचायक प्रकृति कम होती है। एक निष्कर्ष सीधी लाइन में भी अपने पास आ गया कि ई नोट का मान बढ़ने पर तत्व की या धातु की क्रियाशीलता में कमी होती है। ई नोट का मान बढ़ने पर धातु की क्रियाशीलता में क्या होती है, कमी होती है। और ई नोट का मान जितना कम होगा, ई नोट का मान जितना कम होगा, उस धातु या तत्व की क्रियाशीलता उतनी ही अधिक होगी। तो एग्जाम्पल समझते हैं, क्वेश्चन भी मान सकते हो आप इसको। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि Li प्लस लिथियम जलीय विलयन में प्रबलतम अपचायक होता है। लिथियम जलीय विलयन में प्रबलतम अपचायक, या फिर ऐसे कह सकते हैं दुर्बलतम ऑक्सीकारक होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो
तो आप सोच के बताओ इसका आंसर। दो ऑप्शन है आपके पास, या तो इसके ई नोट का मान सबसे कम है या इसके ई नोट का मान सबसे अधिक है। तो सोच के बताइए। इसी प्रकार F2 जो है ना, F2 वो प्रबलतम ऑक्सीकारक है और दुर्बलतम अपचायक होता है। दुर्बलतम अपचायक होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अपन क्या बोल रहे हैं, प्रबलतम अपचायक। तो इतना तो समझ में आ गया, अपचायक लिखा हुआ है इसलिए कौन सा मान होगा, माइनस का। ऑक्सीकारक लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका मान कैसा होगा, प्लस का। अब प्रबलतम लिखा हुआ है, प्रबलतम का मतलब माइनस में सबसे अधिक। माइनस में सबसे अधिक का मतलब लिथियम जो है ना, लिथियम उसके ई नोट का मान सभी तत्वों में सबसे कम होता है और वो होता है माइनस का 3.05 वोल्ट, ठीक है। ये अपन टेबल बनाएंगे इसके आगे, विद्युत रासायनिक श्रेणी, उसमें आपको ये मान बताए जाएंगे। ऐसे ही जो F2 होता है, F2 उसके लिए सबसे अधिक मान होगा। कुछ किताबों में 2.86 लिखा हुआ है, कहीं में 2.87, तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। Li प्लस है ना, उसके लिए मान दे रखा है ये, और इसके लिए मान दे रखा है ये। आपको मान याद रखने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से पता लग गया। अपचायक मतलब माइनस, प्रबलतम लिखा हुआ है इसका मतलब माइनस में ज्यादा। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक मतलब प्लस, प्रबलतम का मतलब ज्यादा। इसका मतलब ये हुआ कि F2 के ई नोट का मान सबसे अधिक होता है। F2 के ई नोट का मान सबसे अधिक होता है, इसलिए जलीय विलयन में F2 सबसे अधिक ऑक्सीकारक होता है। और Li प्लस है ना, उसके ई नोट का मान सबसे कम होता है, इसलिए यह जलीय विलयनों में प्रबलतम अपचायक की तरह व्यवहार करता है। और जो प्रबलतम अपचायक है वो दुर्बल ऑक्सीकारक होगा, और जो प्रबलतम ऑक्सीकारक है वो दुर्बलतम अपचायक होगा, ठीक है। तो इस प्रकार अपन ने देखा यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रोड विभव का मापन किस प्रकार से किया जा सकता है। फिर उसके बाद में जैसे इन सेलों को आपस में जोड़ते हैं, जैसे विद्युत रासायनिक सेल होते हैं, उनका उपयोग भी पूछ लेते हैं कभी कभी, ये क्या काम में आते हैं। सांद्रता सेल भी बोलते हैं इनको, कंसंट्रेशन सेल्स, ठीक है। तो जो सांद्रता सेल होते हैं उनका उपयोग किया जाता है पीएच, मतलब जो किसी भी पदार्थ है उसकी प्रकृति का पता लगाना हो तो अपन पीएच का उपयोग करते हैं विलयन की प्रकृति के लिए। तो पीएच के मापन में इनका उपयोग करते हैं, या फिर किसी पदार्थ की चालकता का मान ज्ञात करना हो तो चालकता के लिए अपन जो है सांद्रता सेलों का उपयोग करते हैं, मतलब इस विद्युत रासायनिक सेल जो है उनका उपयोग करते हैं। इसी तरीके से जो भौतिक गुण होते हैं, मतलब फिजिक्स से संबंधित जो गुण होते हैं, उनके लिए भी इनका जो है उपयोग किया जाता है। मतलब विभव मापी या जो विभव होता है उसका मापन भी यहाँ से किया जाता है। तो ये जो है इंपॉर्टेंस हो गई अपने पास। जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो इलेक्ट्रोड विभव का प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं गैल्वेनिक सेल के अंदर। और लास्ट में अपन ने इलेक्ट्रोड विभव का मापन देख लिया। मैंने आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चन बताए, इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, डायग्राम भी आता है, सभी तरह के क्वेश्चन आते हैं। आगे जो टॉपिक होगा वो विद्युत रासायनिक श्रेणी होगा, जिसके अंदर अपन इस तरीके से मानों को देखेंगे। तो आज जो है ना अपन इतना ही पढ़ेंगे। और लास्ट फाइनल रिक्वेस्ट आपसे वही थी जो मैं पहले भी कह रहा था कि आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक वीडियोस को पहुंचाइए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।